वर्ष 1927 के आसपास बंगाल के तंत्र विद्या, काला जादू, डायन और तांत्रिकों की कहानियां पूर्वी बिहार के हर घर में प्रचलित थी। काला जादू और तांत्रिक हर गांव की पहचान बन गए थे। आए दिन लोग अपने आसपास किसी काली शक्ति को महसूस करते थे। दिन के उजाले में लोग तांत्रिकों, काला जादू और डायनों की कहानियां तो सुनाया करते थे, मगर रात के अंधेरे में लोगों को इस बारे में सोचने से भी डर लगता था। जो लोग रात को अपने घर से अकेले निकलते थे वो या तो हमेशा के लिए गायब हो जाते थे या पागल हो जाते थे। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि अंग्रेज भी इससे अछूते नहीं रहे। लेकिन इन सब के बाद भी कई लोग काला जादू और तांत्रिक विद्या सीखने की तरफ आकर्षित हुए, मगर यह इतना आसान नहीं था। इसमें जान जाने का खतरा होता था। उन्हीं लोगों में चंदेरी गांव के 3 लड़के महेंद्र, अशोक और विनय भी थे। तीनों उस क्षेत्र के सबसे खतरनाक तांत्रिक से मिले, लेकिन उसने कुछ भी सिखाने से साफ मना कर दिया। तीनों लड़कों के बहुत जोर देने पर उसने कहा, मेरी उम्र हो चुकी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें तंत्र विद्या सीखने की इतनी ही इच्छा है तो तुम कामाख्या के जंगल में जाकर गौहर नाम की तांत्रिक से मिलो। खुद मैंने भी उससे ही सीखा है। लड़के सोच में पड़ गए कि जब ये खुद इतना बूढ़ा है तो इसकी गुरु तो अब तक मर भी गई होगी। उस तांत्रिक की डरावनी मुस्कान के साथ उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, वहां जाकर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तीनों लड़के समझ नहीं पाए कि तांत्रिक ने क्या कहा, लेकिन वो यह समझ गए कि अगर उन्हें तंत्र विद्या सीखना है तो उन्हें कामाख्या तो जाना ही होगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही तीनों घर वालों को बिना कुछ बताए कामाख्या के लिए निकल गए। 2 दिन की यात्रा के बाद शाम के समय तीनों कामाख्या पहुंचे। इन्होंने लोगों से गौहर तांत्रिक के बारे में भी पूछना चाहा, लेकिन लोग बहुत ही असामान्य सा व्यवहार कर रहे थे। रात होने वाली थी। लोग अनजान घबराहट से व्याकुल थे और जितनी जल्दी हो सके अपने घर पहुंचना चाह रहे थे। कोई भी उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा था। उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को जबरदस्ती रोक कर पूछा कि कोई उनसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहा है। उस आदमी ने व्याकुलता से और डरते हुए कहा, अगर हमेशा के लिए गायब नहीं हो जाना चाहते हो तो अपने घर चले जाओ या कहीं ऐसी जगह में छुप जाओ जहां तुम पर किसी की नजर ना पड़ सके, और हाँ, सुबह होने से पहले बाहर मत आना। इतना कहते ही उस आदमी ने खुद को छुड़ाया और वहां से भाग गया। उस आदमी के मुंह से ये बातें सुन के तीनों बहुत घबरा गए थे और आसरा ढूंढने के लिए गांव की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि गांव में सभी घरों के दरवाजे बंद थे। गांव में इतना सन्नाटा था कि कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। जल्दी जल्दी में उन्होंने लोगों के घरों के गेट खटखटाए, मगर ना तो अंदर से कोई आवाज दे रहा था, ना ही किसी ने दरवाजा खोला। उस बूढ़े आदमी की बातें ध्यान में आते ही घबराहट के मारे तीनों की सांसें फूलने लगी और वे इधर उधर भटकने लगे। रात लगभग होने ही वाली थी। इतने में अशोक को एक छोटा सा मंदिर का टीला जैसा कुछ दिखाई दिया। वे तीनों जल्दी जल्दी भागकर वहां पहुंचे और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने चैन की सांस ली और देखा कि वो पत्थर कटकर बनाया हुआ काली माता का मंदिर था। रात के लगभग 11 बजे इन्हें लगा कि कोई बाहर घूम रहा है, दौड़ रहा है या मानो कोई भटक रहा है। दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थी। तीनों की सांसें तेज होने लगी और घबराहट के मारे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उन्होंने महसूस किया कि बाहर जो भी है मगर वह इंसान तो नहीं है। जैसे तैसे रात बीत ही रही थी कि अचानक उन्हें लगा कि दरवाजे के बाहर आकर कोई खड़ा हो गया है और धीरे धीरे उसकी परछाई पास आती जा रही है। उन्हें लग रहा था कि शायद आज उनकी आखिरी रात है, मगर वो चीज मंदिर में नहीं आई और गायब हो गई। रात भर तीनों डर के मारे सो नहीं पाए। अगले दिन सुबह होने के बाद तीनों ने दरवाजा खोला और बाहर निकले। तब लोग इन्हें बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने उसी बूढ़े आदमी को देखा जिसने कल उन्हें कहीं छुप जाने के लिए कहा था। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद तीनों बहुत डर गए थे। महेंद्र ने कहा कि हमें गांव ही वापस चले जाना चाहिए, मगर अशोक ने कहा कि हमें तंत्र विद्या सीखे बिना वापस नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पूरे गांव में हम मजाक का विषय बन जाएंगे। सुबह गांव का माहौल बिल्कुल सामान्य था। जैसे रात में जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही सामान्य घटना थी। तीनों ने अलग अलग लोगों से पूछा,
कि गौहर कहाँ रहती है, मगर लोगों ने सिर्फ उसका नाम सुना था। उसके अलावा किसी को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन सबका यही कहना था कि कामाख्या में जितने भी तांत्रिक है वह सारे जंगल में ही मिलेंगे। लेकिन रात तो छोड़ो, दिन में भी लोग अकेले जंगल में जाने से डरते थे। गांव के बाहर उन्हें एक आदमी ने घर किराए पर दे। वह घर जंगल से बिल्कुल सटा हुआ था। वह आदमी उसी घर में अपनी बेटी मालती के साथ रहता था और घर के बगल में ही अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। उसकी बेटी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। अशोक को उसकी तरफ आकर्षण होने लगा था। तीनों लोगों से गौहर के बारे में पता करने लगे, मगर किसी को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। एक दिन उन्होंने उस बूढ़े आदमी से कहा, दरअसल हम तीनों यहाँ गौहर नाम के एक तांत्रिक से तंत्र विद्या सीखने आए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वह कहाँ रहती है? दोनों बाप बेटी ने उन्हें बहुत आश्चर्य होकर देखा और कहा, यहाँ तो कोई उसका नाम लेने से भी डरता है। फिर आप लोगों को उसके बारे में किसने बताया? तीनों ने उससे उस तांत्रिक के बारे में बताया। फिर कुछ क्षण रुकने के बाद मालती ने उन्हें एक जगह के बारे में बताया जो कामाख्या के जंगल के ठीक बीच में था, और उनसे कहा कि आज शाम होने के बाद आप तीनों यहाँ पहुँच जाओ, गौहर आपको वहीं मिलेगी। शाम होते ही तीनों मालती के बताए जगह पर जाने के लिए निकल पड़े। एक तो घना जंगल और दूसरा रात का अंधेर, और ऐसे में चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाज़ों के कारण इनका डर के मारे बुरा हाल हो गया था। घबराहट के कारण इनकी धड़कन भी बढ़ गई थी। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटा के तीनों वहां पहुंचे। उन्होंने आग के घेरे के बीच काली साड़ी पहनी एक बूढ़ी औरत को देखा। ये उसकी तरफ जाने लगे कि इतने में उस औरत ने उन्हें आग के घेरे से दूर रहने के लिए कहा। तीनों वहीं खड़े रह गए। औरत ने एक डरावनी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा, जैसे वह पहले से ही जानती थी कि यह तीनों वहां आने वाले हैं। उसके बाद उस औरत ने उनसे कहा, मैं जानती हूँ तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया। उसके बाद उसने कहा कि तुम तीनों विद्या सीखने कल से आना, तुम्हारी विद्या कल से शुरू होगी। और एक झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज तुम जाकर आराम करो। तीनों उस झोपड़ी में गए और देखा कि उनके कपड़े और सारा सामान जो वो मालती के घर में छोड़कर आए थे वह पहले से ही रखा हुआ है। तीनों बहुत हैरत में पड़ गए, लेकिन वो उस रात की इकलौती असामान्य बात थी। इसके अलावा कुछ खास नहीं था। इसके बाद तीनों जाकर सो गए। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि मालती और उसके पिता सामने खड़े हैं। अशोक मालती को वहां देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों वहां कैसे आ गए। इतने में मालती के पिता ने उनसे कहा कि आज के बाद हम भी तुम्हारे बगल वाली झोपड़ी में ही रहेंगे। तीनों ने बाहर निकलकर देखा तो उनकी झोपड़ी के बगल में उस बूढ़े आदमी का घर था, मगर हैरानी की बात तो यह थी कि रात में वह जगह बिल्कुल खाली थी। फिर रातों रात वहाँ इतना बड़ा घर कैसे बन गया? खैर, वह दिन ऐसे ही बीत गया और रात हो गई। यह दिनों गौहर से मिलने वापस उसी जगह गए और उनका इंतजार कर ही रहे थे। उसने तीनों को कहा कि मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी, मगर मेरी 2 शर्त है। पहली कि अब से जब तक तुम्हारे काले जादू की साधना खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम लोग इस जंगल से बाहर नहीं जाओगे और ना ही मेरे अलावा किसी और की बात मानोगे। दूसरी कि जब तुम्हारी विद्या पूरी हो जाएगी उस समय मैं तुमसे जो कुछ भी मांगूं वह तुम्हें देना होगा। उसकी बात सुनकर तीनों थोड़े डर गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उसकी दोनों शर्तें मान ली। उसके बाद गौहर ने तीनों को काला जादू सिखाना शुरू कर दिया। कभी वो उनसे आधी रात में जानवरों की बलि दिलवाने लगी, कभी घने अंधेरे में पक्षियों पर काला जादू करके उन्हें मारना सिखाया, कभी गुड़िया से किसी को मारना या दूसरे काले जादू की शक्तियों का उपयोग करना। रात में ये तीनों गौहर के काला जादू को सीखते थे। आधी रात के बाद वो इन तीनों को उनके झोपड़ी में भेज देती थी, लेकिन वो खुद कहाँ जाती थी ये किसी को नहीं मालूम था। ना ही उनकी कभी वहां रुककर यह देखने की हिम्मत हुई कि आखिरकार वह जाती कहाँ है। इन तीनों में कई बार इस बात को लेकर चर्चा भी हुई कि गौहर कहाँ जाती है या वो उससे क्या मांगने वाली है। खैर, दिन में मालती उनके लिए खाना बना देती थी
अशोक मालती को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। हालांकि वह ये भी जानता था कि मालती की आम लड़की नहीं है और उसका गौहर से ज़रूर कोई रिश्ता है। इसी तरह 3-4 महीने बीत गए। इस दौरान वो तीनों जंगल के बाकी हिस्सों और उस जंगल में रह रहे कुछ अघोरियों के संपर्क में भी आए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनकी चिंता बढ़ रही थी कि गौहर क्या मांग सकती है, क्योंकि अभी भी उन्हें गौहर को देखकर बहुत डर लगता था। ऐसे ही एक रात ये तीनों अपनी साधना पूरी करके वापस अपनी झोपड़ी में लौटे और सोने की तैयारी करने लग गए। अशोक को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बहुत सी बातें चल रही थी। वह उठा और उत्सुकता से लेकिन बिना आवाज़ किए मालती के घर में उसे देखने चला गया। अशोक मालती के कमरे के बाहर खड़ा होकर अंदर देखने लगा, लेकिन अंदर जो नज़ारा उसने देखा, उसे देखकर उसके दिल की धड़कन रुक गई और अशोक ने उससे भयानक नज़ारा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मालती के कमरे में गौहर खड़ी थी और वो मालती में बदल गई। अशोक दरवाजे के बाहर खड़े होकर यह सब देख रहा था। अचानक मालती ने अशोक की तरफ देखा। अशोक को लगा कि मालती ने उसे देख लिया है और अशोक वहां से भागकर वहां से अपनी झोपड़ी में गया और महेंद्र और विनय को जगाया। अशोक बहुत घबराया हुआ था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। अशोक ने उसे वह सारी बातें बताई जो अभी अभी वह देख कर आया था। उसके बाद डर के मारे तीनों की हालत खराब हो गई। वह समझ गए थे कि उनकी जान खतरे में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर तीनों ने निश्चय किया कि अभी लगभग आधी रात ही हुई है, हम यहाँ से भाग जाते हैं और सुबह होने से पहले ही ये इलाका छोड़ देंगे। दबे पाँव वो तीनों वहाँ से निकलने लगे और बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। तीनों लगभग 10 किलोमीटर तक भागते ही रहे। जब तीनों थक गए तो उन्होंने सोचा कि हम वैसे भी काफ़ी दूर आ गए हैं, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं, सुबह जल्दी उठकर यहाँ से अपने गांव चले जाएंगे। इसीलिए तीनों वहीं सो गए। लेकिन जब सुबह उनकी आँख खुली तो उन्हें अपनी आँखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जब सुबह उनकी आँख खुली तो उन्होंने अपने आप को उसी झोपड़ी में अपने बिस्तर पर ही सोता हुआ पाया।